लीजिए सुनिए डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 10 क्रूसो का किला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैंने अपने रहने के स्थान को निरापद करने पर पूरा ध्यान दिया। जंगली असभ्य मनुष्य व हिंस्र पशु मेरा कोई नुकसान न कर सकें, इसके लिए कैसा घर बनाना चाहिए, मैं यही सोचने लगा। एक बार ये सोचता था कि जमीन में सुरंग खोद कर उसी में रहूंगा, फिर जी में होता कि तंबू के भीतर ही रहूंगा। आखिर मैंने दोनों तरह से रहने का निश्चय किया। मैं उस समय जहां था वो जगह रहने के लायक न थी। समुद्र के किनारे की भूमि सील होने के कारण स्वास्थ्यकर नहीं होती। दूसरे, पीने का पानी भी वहां अच्छा न था। इसलिए मैं अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। मैंने सोचकर देखा कि जहां मैं रहूं वहां इतनी बातें होनी चाहिए। प्रथम, जगह स्वास्थ्यकर हो। दूसरे, मीठा पानी हो। तीसरे, धूप का बचाव हो। चौथे, हिंस्र मनुष्य और पशुओं से आत्मरक्षा हो सके। पांचवें, समुद्र का दृश्य हो। यदि जहाज को जाते देखूंगा तो किसी तरह भगवान की कृपा से उद्धार हो सकेगा। कारण ये कि मैं तब भी उद्धार की आशा को एकदम छोड़ न बैठा था। घूमते घूमते एक पहाड़ की तलहटी में मुझे समतल भूमि मिली। वहां हर तरह का सुभीता देख पड़ा। इस स्थान की बगल में पहाड़ इतना बड़ा था कि कोई प्राणी उस तरफ से उतरकर मुझ पर आक्रमण न कर सकता था। पहाड़ में एक जगह गुफा की तरह खुदा था, किंतु वो असली गुफा न थी, एक प्रकार का गड्ढा था। मैंने उस तृण संकुल हरित भूमि में पर्वत स्थित खोह के समीप तंबू खड़ा करने का विचार किया। खोह के सामने 10 गज हटकर 20 गज व्यास में मैंने धनुषाकार एक अर्धवृत्त का चिन्ह अंकित किया। इस अर्धवृत्त के ऊपर मैंने खूंटे गाड़कर एक घेरा डाला। प्रथम पंक्ति के पीछे 6 इंच दूरी पर फिर एक पंक्तिबद्ध खूंटों का घेरा बनाया। खूंटों को मैंने खूब मजबूती के साथ गाड़ा था और खूंटों का सिरा अच्छी तरह बल्लम की तरह पहना कर एक सा कर दिया था। जंगल से खूंटों के उपयुक्त लकड़ी काट कर लाने और उसके सिरे छील कर गाड़ने में मेरा बहुत समय लगा और परिश्रम तो करना ही पड़ा। खूंटे गड़ जाने पर 2 पंक्तिबद्ध खूंटों के बीच की जगह को जहाज की रस्सी से उनकी ऊंचाई के बराबर भर दिया। उसके बाद भीतर से खूंटों की सहायता के लिए तिरछी मेखें गाड़ दी। ये घेरा ऐसा सुदृढ़ हुआ कि किसी मनुष्य या हिंस्र पशु के मुझ पर आक्रमण करने की संभावना न रही। इस घेरे के भीतर जाने आने के लिए मैंने कोई दरवाज़ा न रखा। एक छोटी सीढ़ी के द्वारा घेरे को लांघ कर जाने आने की व्यवस्था की। इस प्रकार किले की रचना करके मैं खूब निश्चिंत होकर रात में सोने लगा। किंतु बात को मैंने समझा, इस टापू में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरी इतनी सावधानी निरर्थक हुई। इस किले के भीतर मैंने अपनी वस्तुओं को पहली जगह से बड़े परिश्रम के साथ ढो ढो कर ला रखा। उस प्रदेश में वर्षा बहुत होती थी। इस कारण मैंने दोहरा तंबू अर्थात एक के भीतर और एक तंबू खड़ा किया और ऊपर के तंबू को त्रिपाल से ढक दिया। बहुत दिनों तक मैं बड़े परिश्रम से ये सब काम कर ही रहा था कि एक दिन काली घटा घिर आई। सारा आकाश मंडल काले बादलों से भर गया और इसके साथ ही पानी बरसने लगा। बिजली कड़कने लगी। बिजली की चमक की तरह मेरे हृदय में धक से एक बात याद हो आई, मेरी बारूद। यदि उसमें आग लग जाए तब तो सर्वनाश हो जाएगा। मेरी आत्मरक्षा और आहार संग्रह करने का उपाय एकदम नष्ट हो जाएगा। बारूद में आग लग जाने से अन्य वस्तुओं के साथ मैं भी उड़ जा सकता था। ये चिंता पहले मेरे मन में न थी, क्योंकि बारूद से उड़ जाने पर मैं किस तरह कब मर जाता ये जानने का अवसर ही न मिलता, तो फिर मृत्यु से डरता ही क्यों। वृष्टि बंद होने पर बारूद रखने के लिए मैं छोटी छोटी थैलियां और बक्स बनाने लगा। बारूद के बक्स अलग अलग रखे जाएंगे तो एक लाभ होगा, वो ये कि यदि आग लगेगी भी तो सब एक साथ न जलेंगे। ये सोचकर मैं उसी की व्यवस्था करने लगा। मेरे पास प्रायः 3 मन बारूद थी। मैंने उसे 100 हिस्सों में बांटकर पहाड़ के नीचे गड्ढा खोद खोद कर पृथक पृथक गाड़ रखा और उन सब जगहों पर भली भांति निशान भी कर दिया, जिससे खोद कर निकालते समय गड़बड़ न हो। मैंने पूरा प्रबंध कर दिया जिससे वे बक्स वर्षा के जल में भीग न जाएं।
जिस पीपे में पानी घुस जाने से बारूद भीग गया था उसके लिए कोई चिंता न थी। उसे पहाड़ की खोह में रख दिया। ये सब करते धरते मेरे 15 दिन कट गए। रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 11। क्रूसो की कर्मकारिता। जब मैं किला बना रहा था तब प्रतिदिन एक बार काम से छुट्टी पाकर बंदूक हाथ में लेकर ये देखने के लिए बाहर घूमने जाता था कि खाने के कोई उपयुक्त चीज मिलती है या नहीं। इससे उस द्वीप का परिचय पाने का भी सुयोग मिलता था। मैंने देखा कि इस द्वीप में बकरे बहुतायत से हैं, पर वे अत्यंत डरपोक और बड़ी फुर्ती से भागते थे। उनके पास तक पहुंचना बड़ा कठिन था। उनको पाकर मुझे पहले जैसा आनंद हुआ था वैसे ही उनका स्वभाव देखकर हताश होना पड़ा। किंतु मैंने एकदम आशा नहीं छोड़ी। मैं बराबर उनके पीछे लगा ही रहा। मैंने शीघ्र ही इस बात का पता लगा लिया कि जब वे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तब मुझको देखते ही डर के मारे दौड़कर भाग जाते हैं, परंतु जब वे पहाड़ की तराई में चढ़ते हैं और मैं पहाड़ पर रहता हूं तब वे मेरी ओर ताकते भी नहीं। इससे मैंने समझा कि इन बकरों की आंखें इस खूबी के साथ बनी हैं कि उनकी दृष्टि विशेषकर नीचे ही की ओर पड़ती है। ऊपर की वस्तुओं को वे सहज ही नहीं देख सकते। ये समझकर मैं बकरे का शिकार करते समय पहले ही उनसे उच्च स्थान में चढ़ जाता था और फिर आसानी से उनका शिकार कर सकता था। पहले पहल मैंने एक बकरी का शिकार किया। उसके एक छोटा सा बच्चा था। वो समय दूध पी रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जब उस बच्चे की नवप्रसूता मां धरती पर लौट गई तब बच्चा चुपचाप उसके पास खड़ा हो रहा। ये देखकर मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। इसके बाद जब मैं उसे नीचे उतारकर बकरी को कंधे पर उठाकर ले चला तब वो बच्चा मेरे पीछे पीछे मेरे किले तक आया। मैं उस बच्चे को गोद में उठाकर किले के अंदर ले गया। मैंने उसे पोसना चाहा, पर अभी तक उसे खाना न आता था। वो कुछ भी न खाता था। ये देख मैंने उसे भी मारकर अपने उदरानल की ज्वाला शांत की। इन दोनों बकरों से बहुत दिनों तक मेरा खाना चला। मेरे पास रोटियां बहुत कम थीं, इसलिए उन्हें बहुत बचाकर खर्च करता था। मांस मिल जाने से मैं बहुत निश्चिंत हो गया। 30वीं सितंबर को दोपहर के समय मैंने इस जनशून्य एकांत स्थान में पहले पहल पैर रखा। यहाँ आए जब 10-12 दिन हुए तब मैंने सोचा कि मेरे पास पंचांग नहीं है। तिथि का निर्णय करना पीछे कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने एक तख्ते पर अपनी छुरी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, 1659 ईस्वी की 30वीं सितंबर को मैं यहाँ किनारे आ लगा। इसके बाद उस तख्ते को एक लंबे से चौकोर खूंटे में लटकाकर मैंने वहां गाड़ दिया जहां पर मैं पहले किनारे पर आ लगा था। उस चौकोर खूंटे में प्रतिदिन मैं छुरी से एक चिन्ह करने लगा। प्रति 7वें दिन का दाग कुछ बड़ा कर देता था और महीने की पहली तारीख का दाग उससे भी बड़ा कर देता था। इस प्रकार मैंने अपनी यंत्री बना करके तिथि, सप्ताह, महीना और वर्ष जानने का उपाय कर लिया। मैं जहाज पर से कुछ कोरा कागज, कलम, रोशनाई, 3-4 कंपास, नक्शा, किताब और बाइबिल की पुस्तकें ले आया था। हमारे जहाज पर 2 बिल्लियां और एक कुत्ता था। मैं पहली ही बार जाकर जहाज पर से दोनों बिल्लियों को ले आया था। कुत्ता आप ही तैरकर मेरे पीछे पीछे चला आया। यही तीनों इस समय मेरे संगी साथी थे। बिल्ली और कुत्ते ने बहुत दिनों तक मेरा बहुत कुछ उपकार किया था। मैं चाहता था कि वे मेरे साथ बातें करें, पर ऐसा होना कब संभव था। जो हो, मैं उनके साथ रहने से बहुत खुश था। जब तक मेरे पास रोशनाई रही तब तक मैं सब बातों का विवरण बहुत सफाई से लिखता जाता था, पर जब स्याही चुक गई तब मैं किसी उपाय से भी स्याही न बना सका। घर द्वार बना लेने पर मुझे कई वस्तुओं की कमी का अनुभव होने लगा। खंती, कुदाल, खुरपी, आलपीन, सुई और डोरा तथा परिधेय वस्त्र के न रहने से मेरे गृहस्थी के कामों में बाधा पड़ने लगी। प्रत्येक कार्य का संपादन बहुत विलंब और कठिनता से होने लगा। इससे पहले तो जी में बड़ा रंज होता था, किंतु फिर मैंने सोचा कि कोई काम जल्दी होने ही से क्या लाभ, और काम ही क्या है जिसके लिए समय बचाऊंगा। जब तक जिस काम में लगा रहूंगा तब तक उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा।
इन परिश्रम साध्य कामों में लगे रहने से भी कभी कभी मेरा मन उदास और हताश हो जाता था। मैं दैवयोग से जिस स्थान में आ पड़ा था वो सर्वथा जनशून्य और सभ्य समाज तथा वाणिज्य पथ से बहिर्भूत था। यहाँ मैं अकेला था। यहाँ से उद्धार की भी कोई आशा न थी। यहाँ अकेले ही रहकर जीवन का शेष भाग बिताना होगा। ये चिंता जब मेरे मन में आती थी तब मैं बालक की तरह फूट फूट कर रोता था। धीरे धीरे ये अवस्था भी बहुत कुछ सह हो चली। मैं बीच बीच में अपने भाग्य की समालोचना करके मन को शांति देने की चेष्टा करता था और अपनी वर्तमान अवस्था के सुख दुख की गणना करके मन को धैर्य देता था। इस प्रकार मैं अपने भाग्य को भला बुरा कहकर मन को समझाता था। अच्छा, मैं जीता हूं, अपने साथियों की तरह डूबकर नहीं मरा। बुरा, मैं निर्जन टापू में आ फंसा हूं, यहां से मेरा उद्धार होने की अब आशा नहीं। अच्छा, मैं अपने साथियों से अलग हो गया, इसी से अब तक बचा हूं। जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं वही किसी दिन मेरे उद्धार का भी उपाय कर देंगे। मैं मरुभूमि के अन्य जलहीन देश में नहीं आ पड़ा हूं। यहाँ खाद्य सामग्री मिलती है। ये उष्ण प्रधान देश है, ज्यादा कपड़ों की भी आवश्यकता न होगी। यहाँ मुझे दुश्मनों का भी कोई डर नहीं। यदि मैं अफ्रीका के उपकूल में पहुंच जाता तो अवश्य प्राणों का भय था। ईश्वर ने विशेषकर मुझे काम में लगा कर रखा है और जहाज को स्थल भाग के समीप लाकर मेरे जीवन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं दे दी हैं। बुरा, मैं इस दुनिया से जुदा हो गया। संसारी लोगों से अब भेंट होने की संभावना नहीं। मेरे पास खाने पीने की सामग्री और पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े कम हैं। मेरे प्राण धारण का कोई अवलंब नहीं। पास में ऐसा एक भी आदमी नहीं जो मुझको धैर्य दे सके या जिसके साथ दो बातें कहकर मैं अपने जी का बोझ हल्का कर सकूं। मतलब ये कि मेरी अवस्था संसार में विशेष शोचनीय होने पर भी ऐसा कुछ योग था जिसके द्वारा मुझे कुछ सांत्वना मिलती थी। जब मैं अपने भले बुरे की तुलना करता था तब अच्छे का ही अंश अधिक देखने में आता था। दयामय भगवान की लीला ही ऐसी है। वे संसार में किसी को निर्विच्छिन्न दुख नहीं देते। इस प्रकार अपने भावी सुख दुख की बातों से चित्त को स्थिर कर मैंने घर बनाने की ओर ध्यान दिया। लकड़ी के घेरे से सटाकर मैंने मिट्टी की दीवार बनाई और पहाड़ से लेकर दीवार तक कड़ी तख्ते बिछाकर उस पर पत्तों की छावनी कर दी, क्योंकि इस प्रदेश में खूब जोरों की वर्षा होती थी। मैंने अपनी सब वस्तुओं को घर में सिलसिलेवार रख दिया। अब जिन आवश्यक वस्तुओं का अभाव था और जिनके बिना कष्ट होता था उन्हें तैयार करने का इरादा किया। टेबल और कुर्सी के न रहने से मैं अपने जीवन का थोड़ा सा समय भी सुख से न बिता सकता था। न मैं कुछ लिख सकता था, न बैठकर कुछ पढ़ सकता था। खाने में भी कठिनाई होती थी। मैंने टेबल कुर्सी बनाना आरंभ किया। मैंने इसके पहले कभी मिस्त्री का काम न किया था, किंतु परिश्रम और अध्यवसाय के द्वारा मैंने शीघ्र ही उस काम में सफलता प्राप्त की। मेरे पास सब प्रकार के औजार न थे, तथापि कुछ हथियारों के बिना ही मैंने बहुत सी चीजें बना ली। किंतु इन कामों में मेरा बहुत समय नष्ट होता था और परिश्रम भी अधिक करना पड़ता था। पर उस समय मेरे परिश्रम और समय का मूल्य ही क्या था। किसी न किसी तरह कुछ परिश्रम और व्यावहारिक कामों के लिए समय का विभाग करना ही पड़ता। जो औजार मेरे पास न था उसका काम मैं बुद्धि से लेता था। मान लो मेरे पास लकड़ी चीरने का आरा नहीं था और मुझे तख्ते की आवश्यकता हुई। उस हालत में मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काट गिराता था और उसके दोनों ओर की लकड़ी छीलकर एक चपटा चौड़ा सा तख्ता तैयार कर लेता था। उस तख्ते पर रंदा फेर कर चिकना कर लेता था। इस तरकीब से बहुत परिश्रम करने पर एक पेड़ से सिर्फ एक मोटा सा तख्ता तैयार होता था, पर हो तो जाता था। जहाज पर से मैं जो तख्ता लाया था उससे पहले पहल मैंने एक टेबल और कुर्सी बनाई। इसके बाद पेड़ से तख्ता निकालकर उसके द्वारा घर में रैक बनाया और उस पर सब चीजें करीने से रख दी, जिसमें जरूरी चीज जब चाहे उस पर से निकाल लें। यहां मैं अपना रोज रोज का काम, विचार और घटना आदि दैनिक वृत्तांत लिखकर डायरी तैयार करने लगा। इसमें मैंने अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार अनेक प्रकार की बातें लिखी थीं। निदान जब मेरी रोशनाई चुक गई तब मुझे लाचार होकर लिखने से हाथ खींचना पड़ा। मेरी डायरी में कितनी ही बातें बेसिर पैर की थीं, जिनमें से चुन चुनकर मैंने
विशेष विशेष दिन की प्रधान घटनाएं यहाँ उद्धृत की हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 12। क्रूसो का रोजनामचा। 30 सितंबर सन 1659 ईस्वी। मैं दीन मतिहीन अभागा रॉबिन्सन क्रूसो जहाज डूब जाने पर इस भयंकर जनशून्य टापू में आ पड़ा था। इस टापू का नाम मैंने नैराश्य द्वीप रखा था। मेरे साथी सभी डूबकर मर गए। मैं ही अधमरा सा होकर किसी किसी तरह किनारे आ लगा। भोजन, वस्त्र, आश्रय और अस्त्र से रहित होकर मैं अपने चारों ओर मृत्यु की भीषण मूर्ति देखने लगा। वन्य पशुओं की ग्रास से या असभ्य निर्दय मनुष्य के हाथ से या क्षुधा की ज्वाला से अपनी अनिवार्य मृत्यु की बात सोचकर मैं अपने जीवन से हताश हो गया था। रात को मैं जंगली पशुओं के भय से पेड़ पर चढ़कर सो रहा। उस अवस्था में भी सारी रात पानी बरसता ही रहा, तो भी मैं खूब गाढ़ी नींद में सोया। 1 अक्टूबर। मैंने सवेरे उठकर देखा, हम लोगों का भग्न जहाज ज्वार में उपलाता हुआ स्थल भाग के समीप आ लगा है। ये देखकर मेरे मन में हर्ष और विषाद दोनों हुए। हर्ष का कारण ये था कि हवा कुछ थम जाने पर मैं जहाज पर से अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें ले आ सकूंगा। विषाद का कारण ये था कि हम लोग नाव पर न चढ़कर यदि जहाज ही पर रहते तो सब के सब बच जाते। 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इन कई दिनों में मैं वर्षा के पानी में भीग भीग कर ज्वार के समय बेड़ा तैयार करके जहाज पर से बराबर चीज वस्तु ढोता रहा। 20 अक्टूबर को मेरा बेड़ा उलट जाने से सब चीजें पानी में गिर गईं और मैं भी गिर पड़ा। भाटे के समय मैं प्रायः वस्तुओं को निकाल लाया। 25 अक्टूबर। जहाज टूट फूट कर गायब हो गया। दिन रात पानी बरसता रहा। 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहने के लिए जगह की खोज और पहाड़ की तलहटी में स्थान का निरूपण, किले का निर्माण। 31 अक्टूबर। द्वीप देखने के लिए बाहर निकलकर मैंने बकरी का शिकार किया और मरी हुई बकरी और उसके जीवित बच्चे को घर ले आया। 3 नवंबर। दिन के पिछले पहर से मैं मेज बनाने में लगा। 3 दिन में मेज बनकर तैयार हो गई। 5 नवंबर। बंदूक और कुत्ते को साथ ले जाकर मैंने एक वन विडाल मारा। उसका चमड़ा बहुत मुलायम था। मैं जिस जंतु का शिकार करता था उसका चमड़ा निकाल कर रख लेता था। समुद्र के किनारे घूमते फिरते मैंने भांति भांति के कितने ही अपरिचित पक्षी देखे। अजीब तरह के 2-3 जंतु देखकर मैं चकित और भयभीत सा हो गया। ये जानवर कौन है? ये तजवीज करके मैं देख ही रहा था कि वे भाग गए। मैं उनका शिकार न कर सका। 7 नवंबर से 12 तक आकाश बिल्कुल साफ हो गया। इन कई दिनों में किसी तरह मैंने एक कुर्सी बना ली, किंतु उसकी गढ़न मेरे पसंद की न हुई। मैंने उसको तोड़ ताड़ कर अपनी पसंद लायक बनाने की कई बार कोशिश की, पर मैं कृतकार्य न हो सका। 13 नवंबर से 17 तक फिर खूब जोर शोर से वर्षा, वायु, बिजली और वज्राघात का भयंकर दृश्य दिखाई दिया। मैंने डर कर बारूद को थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग रखने का विचार किया। छोटी छोटी थैलियां और बक्स बना करके उनमें बारूद भर दी और पहाड़ के नीचे गड्ढा खोद कर उन्हें अलग अलग गाड़ रखा। गड्ढा खोदने का काम मैंने सिर्फ बांस की टोकरी और गैंती से लिया। उस समय मुझे खंती और कुदाल के अभाव का अनुभव हुआ। 18 नवंबर। वन में घूमते फिरते मैंने एक प्रकार का पेड़ देखा। उसकी लकड़ी बहुत मजबूत और भारी थी। इस कारण ब्राजील में लोग उसे लौह काष्ठ कहते थे। मैंने उस पेड़ की एक डाल को बड़े बड़े कष्ट से अपने कुल्हाड़ी को नष्ट प्राय करके काटा। वो डाल बहुत भारी थी, इससे उसे किसी तरह घसीट कर घर ले आया। रोज रोज उसे थोड़ा थोड़ा छील छाल कर ठीक कुदाल की तरह बनाया। कसर इतनी ही रही कि उसकी धार को कुदाल की तरह झुका न सका। वो बैंट के साथ सीधी ही रही, किंतु एक टोकरी की कमी तब भी मुझे बनी ही रही। टोकरी बिनने के काम की सहज ही में जमने योग्य कोई चीज ढूंढने से भी अब तक मुझे न मिली।
23 नवंबर से 31 दिसंबर तक। मेरे तंबू के पीछे जो एक खोह थी, उसे खोदकर धीरे धीरे उसके द्वार को बढ़ाने तथा उसके बीच की जगह को मैं विस्तृत करने लगा। 10 दिसंबर को खोह की छत एकाएक नीचे धंस गई। यदि मैं उस समय खोह के भीतर रहता तो जीता जागता ही कब्र में गड़ जाता। इस दुर्घटना से मैं बहुत ही डरा। फिर कहीं ऐसी घटना न हो जाए, इस कारण छत में नीचे से खंभा लगा दिया। छत की मिट्टी जो धंस गई थी उसे काटकर बाहर फेंक दिया और छत के नीचे तख्ता लगाकर खंभे पर साध दिया। इस तरह छत को सुरक्षित करके रैक बनाया। जो चीजें रैक पर रखने योग्य थीं उन्हें रैक पर रखा और कितनी ही वस्तुएं दीवार में खूंटी गाड़ कर लटका दी। इससे थोड़ी सी जगह में बहुत वस्तुओं के रखने का सुविधा हुआ। 27 दिसंबर को एक बकरी के बच्चे को गोली से मारा और एक के पांव में छर्रा मारकर उसे लंगड़ा कर दिया। लंगड़ा हो जाने के सबब वो भाग नहीं सका। उसे पकड़कर मैं घर ले आया और उसके टूटे हुए पांव में पट्टी बांध दी। मेरे यत्न से वो थोड़े ही दिनों में अच्छा हो गया। फिर छोड़ देने पर भी वो भागता न था। ये देखकर मेरा ध्यान पशुपालन की ओर गया। उससे लाभ ही ये था कि खाद्य सामग्री समाप्त हो जाने और गोली बारूद न रहने पर भी क्षुधा का निवारण हो सकेगा। रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 13, क्रूसो का नया साल। 1 जनवरी। गर्मी बड़ी भयानक पड़ती है। मैं सवेरे और सांझ को बंदूक को लेकर घूमने जाता हूं और दोपहर को सोता हूं। आज मैंने घूमते समय एक जगह पहाड़ की तराई में बकरों का झुंड देखा। वे बड़े डरपोंक थे। कुत्ते द्वारा मैंने शिकार खेलने का इरादा किया। 2 जनवरी। मैं अपने कुत्ते को साथ लेकर बकरों का शिकार करने गया। बकरों के झुंड पर मैंने कुत्ते को छोड़ दिया, किंतु सब बकरे कुत्ते की ओर घूमकर आंखें फाड़कर सींग और कानों को सीधा करके खड़े हो गए। डर के मारे कुत्ता उनके पास न जा सका। 3 जनवरी से लेकर 16 अप्रैल तक मैंने अपने किले के घेरे पर चारों ओर घास जमा दी। इससे बाहर से देखकर कोई नहीं जान सकता था कि यहाँ कोई रहता है। ऐसा करने से पीछे मेरा बहुत उपकार हुआ। इस समय मुझे कोई काम न था। वृष्टि बंद होते ही मैं जंगल में घूमने चला जाता था। एक दिन मैंने जंगली कबूतरों का बसेरा ढूंढ निकाला। वे पहाड़ की दरार और कंदराओं में रहा करते थे। मैंने उनके कई बच्चों को लाकर पालने की चेष्टा की, किंतु कुछ बड़े होने पर वे उड़ गए। मालूम होता है खाद्य का अभाव ही उनके उड़ जाने का कारण हुआ। असल में उनको खिलाने के लायक मेरे पास कोई चीज न थी। जो हो, मैं जब घूमने जाता था तब कबूतर के 2-4 बच्चे अक्सर ले आता था। इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। अब मुझे अनेक वस्तुओं की कमी से कष्ट होने लगा। इसमें भी दिए का न होना खास तौर से खटकता था। सांझ होते ही ऐसा अंधेरा हो जाता था कि बिछौने से अलग होना मेरे लिए कठिन सा हो जाता था। अफ्रीका से भागते समय मैंने मोमबत्ती जला जला कर रोशनी की थी, किंतु यहां तो मेरे पास वो भी न थी। मैंने बकरी की थोड़ी सी चर्बी रख ली थी। अब मिट्टी का एक दिया बनाकर उसे मैंने धूप में सुखा लिया। उसी में थोड़ी सी चर्बी तथा कपड़े की बत्ती डालकर दिया जलाने लगा। इससे प्रकाश होता था सही, पर मोमबत्ती की तरह स्थिर और साफ रोशनी न होती थी। जहाज पर से मैं बोरे भर अनाज ले आया था। एक दिन जाकर मैंने देखा कि समूचे बोरे का अन्न चूहों ने खा डाला, सिर्फ भूसी बच रही थी। तब मैंने बोरे का मुंह खोलकर भूसी को इधर उधर जमीन पर फेंक दिया। करीब 1 महीने के बाद बरसात का पानी पाकर हरे हरे अंकुर मिट्टी के नीचे से निकल आए। ये देखकर मैं बड़े ही अचंभे में आ गया। मैं सोचने लगा, पर निश्चय न कर सका कि ये किस पेड़ पौधे के अंकुर हैं। कुछ दिन बाद जब उनमें से 10-12 पत्ते निकल आए, तब मैंने उन्हें सहज ही पहचान लिया। वे जौ के पौधे थे। ये देखकर मेरे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ और भांति भांति की चिंताएं उदित हुईं। उनका वर्णन करने में मैं सर्वथा अक्षम हूं। अब तक मैं धर्म की सीमा से बाहर था। मैं नहीं मानता था कि धर्म भी कुछ है। मेरे भाग्यानुसार जब जो कुछ हो जाता था उसे मैं एक घटना मात्र समझता था। ईश्वर के संबंध में मेरी बहुत हल्की सी कुछ धारणा थी,
किंतु इस समय इस जनशून्य टापू में, ऐसी विषम अवस्था में, मानो बिना ही बीज के अनाज के पौधे उत्पन्न होते देख मैंने परमेश्वर की दयालुता और संसार भरण का पूरा परिचय पाया। मैंने समझा ईश्वर ने मेरी ही रक्षा के लिए इस निर्जन टापू में अनाज उपजाया है। इस समय मेरे मन में दृढ़ विश्वास हुआ, जाको राखे साइयां मार सके नहीं कोई, बाल न बाका करी सके जो जगबैरी हुई। ईश्वर की ऐसी उदारता देखकर मेरा सूखा हुआ प्राण फिर हरा हो गया। आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। मेरे लिए मुझसे कुछ कहे सुने बिना ही भीतर विश्वंभर का कैसा विराट आयोजन हो रहा है, इसका अनुभव करके मैं भगवान को धन्यवाद देने लगा। ये देखकर मैं और भी विस्मित हुआ कि पहाड़ के आसपास भी अनाज के पौधे उगे हैं। मैंने सोचा कि जब यहाँ अनाज के पौधे उत्पन्न हुए हैं, तब इस द्वीप के अन्यान्य स्थलों में भी अनाज उपजते होंगे। इसी की जांच के लिए मैं टापू की देखभाल करने गया, पर अनाज का एक भी पौधा कहीं दिखाई न दिया। तब मुझे स्मरण हो आया कि मैंने जो बोरे से निकालकर भूसी फेंक दी थी, उसी से अनाज के ये अंकुर उगे हैं। भगवान की पालन व्यवस्था के प्रति जो विश्वास हुआ था, वो इस ओर ध्यान जाते ही बहुत कम पड़ गया। मेरी पहले की धारणा फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने समझा कि ये तो मेरे ही द्वारा स्वाभाविक घटना के अनुसार हुआ है, किंतु चिरकाल का अविश्वासी मैं ये न समझ सका कि ये घटना क्यों कर, किसकी प्रेरणा से हुई। चूहों ने एक तरह सब अनाज खा ही डाला था। उनमें किसी किसी दाने को अविकृत रूप में किसने बचा रखा था? उन तुषों को पहाड़ की तराई में फेंकने के लिए किसने मुझे प्रेरित किया था? उसे समुद्र में न फेंक कर मैंने जमीन में ही क्यों फेंका? पानी में फेंकने से वो सड़ जाता और दूसरी जगह फेंकने से सूर्य के प्रचंड ताप में पड़कर सूख जाता, किंतु यहाँ पहाड़ की छाया में पानी पड़ते ही वो अंकुरित हो उठा। ये सब भगवान का सदैव विधान नहीं तो क्या था? जौ का पौधा पक जाने पर मैंने बड़ी हिफाजत से उसे रखा और जब उसके बोने का समय आया, तब मैंने उसे बोकर अपने खाद्य संग्रह के उपाय की आशा की। किंतु पहले साल मैं ठीक समय पर बीज न बो सका, इस कारण आशानुरूप फल न हुआ। इस प्रकार क्रमशः खेती करने की ओर उस देश के जलवायु की अभिज्ञता प्राप्त करते तथा अपने खर्च लायक अनाज उपजाते 4 वर्ष बीत गए, पर चौथे साल भी मैं साल भर के खर्च चलने योग्य अनाज न उपजा सका। इसका पूरा वृत्तांत मैं फिर किसी जगह लिखूंगा। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 13 क्रूसो का नया साल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।